डियर स्टूडेंट्स, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ 1,3-ब्यूटाडाइन के बारे में, जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस का एक इम्पॉर्टेंट रिएक्टेंट होता है। कभी ये रिएक्टेंट के रूप में काम करता है, कभी प्रोडक्ट के रूप में काम करता है। इसके इस फैक्ट को जानने के पश्चात मैंने आवश्यक समझा कि आपको हम 1,3-ब्यूटाडाइन के बारे में संपूर्ण जानकारी दें, जिससे आप पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं आसानी से उससे सॉल्व कर सकें। तो जैसा आप जानते हैं कि 1,3-ब्यूटाडाइन एक पॉलीन के अंतर्गत आता है। इसके सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होते हैं। प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। यह सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और प्लेनर कैरेक्टर होने के कारण इसके जो p ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं, पैरेलल ओवरलैप करते हैं या साइडवेज ओवरलैपिंग इनकी होती है, जिससे ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो जैसा आपको पता है कि 1,3-ब्यूटाडाइन में 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं और नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं, जितने पाई बॉन्ड्स होते हैं उसका जस्ट डबल बनता है, या जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होती है उनकी संख्या के बराबर बनता है। तो इस तरह से ब्यूटाडाइन में दो पाई बॉन्ड हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रत्येक p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। प्रत्येक p ऑर्बिटल कार्बन एटम के ऊपर स्थित है। तो यह एक ऐसी कंडीशन बनाता है जिसकी वजह से इनके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, p एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, जिससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। इनमें 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। एक लो एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं, और दूसरा हाई एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है। ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का सेकेंड लेक्चर है। जो ऑब्जेक्ट है 1,3-ब्यूटाडाइन है। इस 1,3-ब्यूटाडाइन का जो पॉइंट ऑफ स्टडी है वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। दूसरा सिमेट्री एलिमेंट देखना है कि मिरर प्लेन सिमेट्री है अथवा C2 सिमेट्री है। और थर्डली कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो कौन सा होमो होगा और कौन सा लूमो होगा अंडर दी थर्मल कंडीशन एंड दी फोटोकेमिकल कंडीशन। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, आपका हमारा सबस्ट्रेट है 1,3-ब्यूटाडाइन। स्टडी करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, इसकी सिमेट्री कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कौन सी सिमेट्री है, और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कौन होमो होगा और कौन लूमो होगा जब रिएक्शन की कंडीशन थर्मल होगी अथवा फोटो केमिकल होगी। जैसा इंट्रोडक्शन का पॉइंट है, यह एक मॉलिक्यूल है 1,3-ब्यूटाडाइन, जिसके प्रत्येक कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट होता है और sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट होने के कारण ये मॉलिक्यूल प्लेनर होता है। इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, बाकी बॉन्ड सिग्मा होते हैं। इसका जो लाइन द्वारा रिप्रेजेंटेशन है ऐसे भी करते हैं, इसे हम सिस बोल देंगे, सिस 1,3-ब्यूटाडाइन, या उसको हम ट्रांस 1,3-ब्यूटाडाइन बोल देंगे। अब इसके अंदर 4 p ऑर्बिटल्स होती हैं, जैसा दिखाया गया है। प्रत्येक कार्बन एटम के ऊपर एक p ऑर्बिटल्स है और प्रत्येक p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो जितनी p ऑर्बिटल होता है उतना ही नंबर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का होता है। तो लिखा है कि 1,3-ब्यूटाडाइन 4 p ऑर्बिटल्स, each p orbital has 1 electron and each occupy on different carbons। ये स्ट्रक्चर है, p ऑर्बिटल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये स्केलेटन सिग्मा बॉन्ड का स्केलेटन है और ये 4 p ऑर्बिटल्स हैं। तो ये 4 p ऑर्बिटल्स कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगी? 4 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगी, जिसमें 2 सेट बनता है। एक होता है 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं जिनकी एनर्जी कम होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। दूसरा सेट है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, इसकी एनर्जी
ज़्यादा होती है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करती। अब BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये लो एनर्जी सेट है। ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हाई एनर्जी सेट है। यह जस्ट एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। अब इंट्रोडक्शन का पार्ट और भी है थोड़ा सा, उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरल चीज़ों को अगर आप जान जाएंगे तो आपको एक आसानी होगी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की केमिस्ट्री को समझने की। तो मैं तो 1 मिनट रुकता हूँ, आप देख लीजिए भली बात। अभी इंट्रोडक्शन को थोड़ा और इंट्रोड्यूस करूँगा। इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हुए हम एक जो p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, दोनों ओवरलैपिंग पैरेलल ही ओवरलैपिंग होती है या साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। हम दिखा रहे हैं आपको कि p ऑर्बिटल 2 तरह से ओवरलैपिंग करती है। 2 मोड्स ऑफ ओवरलैपिंग, 2 modes of overlapping of 2p orbitals, 2p orbitals। पहला जो मोड है, फर्स्ट को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नंबर 1 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस किसका होता है? p इलेक्ट्रॉन का जो वेव है उसका होता है, इसको हम ब्रैकेट में CI कहते हैं। ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ये प्रोड्यूस करता है पाई बॉन्ड। दिस इंटरफेरेंस produces pi molecular orbital, produces pi molecular orbital। ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इसका तो बनता है, यह बॉन्ड मेकिंग है, बॉन्ड मेकिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है। इसकी एनर्जी लो एनर्जी होती है, लो एनर्जी। जैसे उदाहरण के तौर पर आगे बताएंगे। सेकेंड होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस p ऑर्बिटल का, जिसको DI बोलते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करता है? दिस प्रोड्यूसेस एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस करता है। एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्ड नहीं बनाता। दिस इज नॉट बॉन्ड मेकिंग MO, नॉट बॉन्ड मेकिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हाई एनर्जी होता है, लो एनर्जी का नहीं, ये हाई एनर्जी ऑर्बिटल है, हाई एनर्जी ऑर्बिटल। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये इंटरफेरेंस क्या है। जैसे आप जानते हैं कि p ऑर्बिटल जो होती है डंबल शेप की, जो 2 लोब्स इसके अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो लोब क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव्स होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन वेव्स में एक p का इलेक्ट्रॉन वेव अगर दूसरे p के इलेक्ट्रॉन लोब से इंटरफियर करता है और दोनों मिल करके बॉन्ड बना देते हैं, जैसे सेम फेज में होना चाहिए। ये p ऑर्बिटल है,
ये पी ऑर्बिटल है, पी है, ये आपका सेम फेज में है, ये सेम फेज में है, दोनों सेम फेज। सेम फेज का मतलब इलेक्ट्रॉन वेव्स जो है सेम फेज में है, ये दोनों जब ओवरलैप करती हैं तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड मेकिंग है, जो कहते हैं कि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिट है। उसी तरह से दूसरा एक है जिसमें इसका जो ये फेज आउट ऑफ फेज में होता है, ये फेज सेम काइंड में नहीं है, अपोजिट फेज है इसका। तो ये जो अगर ओवरलैपिंग, इस तरह के ओवरलैपिंग को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स भी कह सकते हैं या फेज भी कह सकते हैं। ये भी पी है, ये भी पी है, ये पाई बनेगा, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, या इसको पाई स्टार बीएमओ भी बोलते हैं, पाई स्टार बीएमओ भी बोलते हैं। अगर हम ए भी ना लिखे तो बीएमओ से काम चल जाएगा, स्टार लगाना पड़ेगा। ये दो मोड ऑफ इंटरफेरेंस आपको जानना चाहिए। यह जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और यह है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हम CI और DI का प्रयोग करेंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं आपके सामने डिफरेंट ऑर्बिटल्स से फोर सेट में बनाने जा रहा हूँ, 4 सेट ऑफ p ऑर्बिटल्स, ऐसा ये आपका एनर्जी स्टेट्स है, एनर्जी है, बढ़ती हुई एनर्जी। आगे हम बताएंगे कि एनर्जी कैसे बढ़ती हुई जा रही है, वो आपको समझा देंगे। अब इसमें सेट कर बनाना है, फेज दिखाना है। फेज तभी आप दिखा सकते हैं जब आप नोड को जानते रहें। तो नोड बराबर होता है, नोड बराबर होता है n-1 होता है। n क्या है? एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल होता है, ये 1 2 3 4 ऐसे होता है। या नोड ऐसे भी दिखाते हैं कि अगर एनर्जी लेवल को आपने साई से दिखाया है तो साई n-1 होता है। यही वही चीज़ है, मैं दोनों का प्रयोग करके दिखा दूंगा। साई भी n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 3 हो सकता है। अभी मैं साई लिखने नहीं जा रहा हूँ। अब देखना है कि अगर ये पहला है एनर्जी, साई 1 है, अगर साई 1 है तो इसमें नोड क्या होगा? 0 नोड होगा, कोई नोड नहीं होगा। 1 - 1 n-1 1 - 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 नोड हो जाएगा। अगर ये एनर्जी लेवल इसका साई 2 है तो 2 - 1 1 नोड हो जाएगा, तो इसमें 1 नोड हो जाएगा। फिर साई की जगह पर 3 है तो इसमें 2 नोड हो जाएगा, और साई की जगह पर 4 है तो 3 नोड हो जाएगा। ये साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 ये एनर्जी स्टेट्स हैं। ये 0 1 2 3 नंबर ऑफ नोड्स हैं इस एनर्जी स्टेट में, इस ऑर्बिटल का। अब ये आपका 3 हो जाएगा। ये इवन ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। आया तो ऑड और इवन कुछ भी नहीं है। अब करेंगे क्या, ये याद रखिए, प्लीज नोट कर लीजिए कि ऑड नंबर इज पुट इन द सेंटर, ऑड नंबर इज ऑड नोड नंबर, ऑड नोड नंबर इज प्लेस्ड इन द सेंटर, सेंटर ऑफ पाई ऑर्बिटल्स ये सभी हैं, सेंटर ऑफ पाई और पी ऑर्बिटल्स। ये याद रखिएगा, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है इवन नोड नंबर, इवन नोड नंबर
इज नॉट फर्स्ट प्लेस्ड इन द सेंटर, याद रखिएगा, प्लेस्ड इन द सेंटर। अब ये जो एनर्जी स्टेट्स जितनी हैं, या फिर इसको देख लीजिए, साई 1, साई 2, साई 3, साई 4 है। आपको लोकेट करता है, नोड को रिप्रेजेंट करना है। नोड को जो रिप्रेजेंट करते हैं डॉट लगाते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन ओनली डॉट है, डॉट द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें कोई नोड नहीं है, आपका जो साई 1 है इसमें कोई नोड नहीं है, छोड़ दीजिए। साई 2 वाले स्टेट में 1 नोड है और ऑड है, तो ऑड नंबर को कहाँ देंगे? सेंटर में, आप इसके सेंटर में डाल दीजिए। इवन है, इवन को सेंटर में नहीं डालना है तो छोड़ दीजिए सेंटर को, 2 है तो एक यहाँ डाल दीजिए और एक यहाँ कर लीजिए, ये नोड है। तीसरा है ऑड है ये, तो कहाँ एक तो डालना पड़ेगा पहले सेंटर में डाल दीजिए, एक इधर कर दीजिए और एक इधर कर दीजिए। अब आपको ये देखना, फेज जानना है। फेज को जानने के लिए नोड को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ नोड होता है वहाँ पर पहले वाले जो पी ऑर्बिटल्स होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो साइन पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है और उसको हम लोग डॉट रंग भी देते हैं। जैसे इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कोई की ऐसे कर देंगे, कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि नोड इसमें नहीं है। तो ये सब नोड के नंबर हैं। यहाँ देखिए, आप शुरू करेंगे इससे रंगना, इसी से शुरू करेंगे, इसी से स्टार्ट तो इसी से होगा, फिर बीच में नोड नहीं है तो ऐसे रंग लीजिए, इसको पैक कर दीजिए। अब नोड आ गया, अब उलट दीजिए। अब नोड नहीं है तो ऐसे रहने दीजिए, कंटिन्यू कर जाइए। यहीं पर आपको समझना होता है। स्टूडेंट जो कंफ्यूज करते हैं इसी पॉइंट पर कंफ्यूज करते हैं। इसके बीच में कोई नोड नहीं है, इसलिए अपर वाला जो लोब है शेडेड होगा, फिर दूसरा भी शेडेड होगा क्योंकि बीच में नोड नहीं है। तीसरे में देखिए नोड आ गया, अब रिवर्स हो जाएगा, तो शेड वाला पोर्शन नीचे हो गया, ये खाली वाला ऊपर हो गया। यहाँ नोड नहीं है तो इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ देखिए, ये रंग दीजिए, फिर अब क्या करेंगे, नोड आ गया, अपोजिट कर दीजिए। अब यहाँ नोड नहीं है तो इसी को कंटिन्यू कर जाइए, बहुत आसान है। फिर अब नोड आ गया तो उलट दीजिए, ऐसे सेट बनाते हैं। ये सेट क्या है? इलेक्ट्रॉन वेव का क्षेत्र है, या फेज भी इसको बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, पहला फेज ऐसे कर लीजिए, नोड आ गया, अब क्या करेंगे, चेंज कर दीजिए। फिर नोड आ गया, फिर चेंज कर दीजिए, फिर नोड आ गया, चेंज कर दीजिए। इस तरह से आप कर लेंगे। अब इसमें क्या देखना है, नोड की बात बता दिया। अब और इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं कि कहाँ पर अगर CI ज़्यादा है, 2 चीज़ बताया, ये भी जानना है, इफ CI इज ग्रेटर देन DI क्या होगा। CI अगर ग्रेटर है DI से, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मोर है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कम है, तो क्या होगा, बांड बनेगा, बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी, बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी। और दूसरा पॉइंट, इफ CI कम हो और DI ज़्यादा हो तो बांड नहीं बनेगा, तो एंटी बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। ये CI पर निर्भर करता है। अब इसमें हम CI देखने जा रहे हैं। CI कहाँ है, देखिए, ये ऐसा है, ऐसा है, ये CI है, एक CI, दूसरा CI और तीसरा CI। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसमें 3 है, तो CI कितना हो गया, 3 CI हो गया, और DI क्या हो गया, 0 हो गया, DI 0 हो गया, या ऐसे इंसर्ट कर लिया। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 3 हो गया, DI कितना होगा, 0 हो गया। ये बांड बनाएगा कि नहीं होगा, बनाएगा, तो इसको बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपका जो साई है, साई 1 इज बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से।
ये बॉन्ड फॉर्मिंग है। अब यहाँ देखिए, ये जो है ये CI है और ये CI है, इसमें एक DI भी है। यहाँ देखिए ये DI है, तो इसमें CI कितना हो गया, 2 हो गया, 1 और 2 CI 2 हो गया। DI कितना हो गया, 1 हो गया, DI 1 हो गया। तो कौन ग्रेटर है, CI ग्रेटर है, तो कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ये Psi2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। देख लीजिए। अब एक और यहाँ पॉइंट नोट करना चाहिए कि एनर्जी की टर्म, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ये भी आप जानना चाहिए कि DI इज मोर एनर्जी, DI इज मोर एनर्जेटिक देन CI, DI इज मोर एनर्जेटिक देन CI। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर DI 0 है और DI यहाँ पर क्या है, 1 है। तो कौन ज़्यादा एनर्जी होगी, अगर तुलना किया जाए तो Psi1 और Psi2 में एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, Psi2 की एनर्जी है। इसलिए एनर्जी जो बनाया गया है यह Psi1 के बाद Psi2 रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला, अब इसमें चलिए, अब यहाँ पर देखिए एक ही DI है, ये आपका CI है, सेम फेज है, ये आपका DI है, ये डिस्ट्रक्टिव है और ये भी डिस्ट्रक्टिव है, ये भी DI है। तो यहाँ पर DI कितना हो गया, CI कितना हो गया, CI 1 हो गया और DI कितना होगा, 2 हो गया। तो जब DI ज़्यादा होगा तो बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, CI कम है, DI ज़्यादा है तो बॉन्ड नहीं बनेगा, ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो Psi3 जो होगा वो एंटी बॉन्डिंग होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या नॉट बॉन्ड मेकिंग, नॉट बॉन्ड मेकिंग, नॉट बॉन्ड मेकिंग। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं, बॉन्ड नहीं बन पाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। अब यहाँ पर अगला देखिए, इसमें देखिए ये DI है, DI अगेन DI, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो DI कितना, ये CI यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया, DI क्या हो गया, 3 हो गया। कौन ग्रेटर है, DI ग्रेटर है, तो अगेन बॉन्ड नहीं बनेगा। 4 क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉट बॉन्ड मेकिंग ऑर्बिटल, नॉट बॉन्ड मेकिंग ऑर्बिटल। अब एनर्जी देख लीजिए, Psi1 और Psi2 की एनर्जी तो मैं बता चुका हूँ। अब Psi3 और Psi4 की एनर्जी देख लीजिए। तो इसमें DI कितना है, 2 है और इसमें DI 3 है, तो ये ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, इसलिए Psi4 इज मोर एनर्जेटिक देन Psi3। तो ओवरऑल एनर्जी का अगर ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स का देखेंगे तो आपको लिखना चाहिए, तो बता देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह के सवाल बन सकते हैं। अब इसमें ऑर्डर ऑफ, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी स्टेट्स या एनर्जी लेवल्स। अब कौन ज़्यादा एनर्जेटिक है, Psi1 इज लेसर देन Psi2, Psi2 अगेन लेसर देन Psi3 एंड Psi4 इज मोर एनर्जेटिक देन Psi3। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी ये हाईएस्ट एनर्जी का है, ये लोएस्ट मैंने हाईएस्ट करना पड़ेगा इसको, हाईएस्ट एनर्जी का एनर्जी स्टेट है, हाईएस्ट का है। तो बॉन्ड मेकिंग नहीं है, ये बॉन्ड मेकिंग है और ये भी बॉन्ड मेकिंग है, थोड़ा ही ज़्यादा इसकी एनर्जी होती है, तो ये बॉन्ड मेकिंग है। ये सब इन दोनों जो स्टेट हैं ये इन मॉडरेट एनर्जी लेवल के हैं, मॉडरेट एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल्स हैं या एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं, एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं। तो
इस तरह से हमने आपको बता दिया कौन बॉन्ड बनाएगा, कौन बॉन्ड नहीं बनाएगा, किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब हम बताने वाले हैं आपको, हम सिमेट्री बताएंगे। अब सिमेट्री मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में दो ही तरह की सिमेट्री हमको देखना है। यहाँ पर हम लिखता हूँ सिमेट्री। सिमेट्री दो होती है, एक एम सिमेट्री होती है और दूसरा C2 सिमेट्री होती है। एम सिमेट्री और C2 सिमेट्री। और यहीं पर हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी कर दें तो अच्छा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पर करें सिमेट्री एम, यहाँ पर सिमेट्री C2 और यहाँ पर उसमें थर्मल कंडीशन में और HNU मतलब फोटोकेमिकल कंडीशन में। इसको देख लीजिए, हम आपको सिमेट्री डिस्कस करने वाले हैं, आप देख लीजिए थोड़ा सा। तब तक हम CI को हटा देते हैं। कि दोबारा ना लिखना पड़े। CI और DI को ख़त्म कर दिया यहाँ से, ताकि सिमेट्री बढ़िया से आपको समझा सकें। तो टाइम तो लग रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए हटाना पड़ रहा है। चलिए सब हट गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये बॉन्डिंग है 4 इलेक्ट्रॉन से, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं तो इसको ऐसे खाली छोड़ दीजिए, इसको भी खाली छोड़ दिए और इसके ऊपर बल्कि लाइन बना के ऐसा कर लीजिए। यहाँ लाइन ऑलरेडी बना हुआ है। इसकी सिधाई में M के लिए, C2 के लिए ये थर्मल कंडीशन है और ये फोटोकेमिकल कंडीशन है। मैं भी ऐसे बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 एंड 5। अब देखिए सिमेट्री पहले समझिए। सिमेट्री में मिरर प्लेन सिमेट्री, एम क्या है? मिरर प्लेन सिमेट्री है। हम लिख देते हैं एम इज मिरर प्लेन सिमेट्री है। मिरर प्लेन सिमेट्री का मतलब है कि यदि इसके बीच में कोई मिरर रखें, ऐसे ऐसे मिरर रख दिया, ये आपका एम माने मिरर है, तो इसका जो दो हाफ बनता है, एक हाफ ये है और दूसरा हाफ ये है, ये दोनों सुपर इम्पोजिबल है। तो जब सुपर इम्पोजिबल हैं तो यह जो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, एक ऐसा बोला जाएगा कि इसके अंदर मिरर प्लेन सिमेट्री है। तो मिरर प्लेन सिमेट्री को एस के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ देखिए C2 सिमेट्री में क्या होता है कि इसको 180 डिग्री घुमाना है। इसको क्या करना है कि रोटेट बाई 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अगर घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो क्या होगा कि जो खाली लोब है ये ऊपर चला जाएगा, ये भी खाली लोब ऊपर चला जाएगा। और अगर हम इसके बीच में तब मिरर रखें, अब मैं मिरर रखूं तो ये तो ऊपर चला गया, लेकिन मिटा के नहीं बनाने वाला हूं मैं, आप समझिए इसको। तो ये दोनों हाफ जो होंगे वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे, तो क्या होगा कि C2 सिमेट्री एब्सेंट हो जाएगी। ये सिमेट्रिक बोला जाएगा। तो यह सिमेट्रिक है, यह सिमेट्रिक नोटेशन में यस जो है सिमेट्रिक के लिए आया है और ए जो है ए सिमेट्रिक के लिए आया है, ए सिमेट्रिक के लिए आया है। ये ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ बना के आपको समझा दें तो अच्छा होगा, क्योंकि आपको कष्ट होगा, फिर समझाने के लिए खोजना पड़ेगा आपको।
हम इसको 180 डिग्री रोटेट करते हैं। रोटेट किया 180 डिग्री तो ये रूप आ गया, ऐसा हो गया। और इसके बीच में घुमा दिया, एक मिरर रखा, तो ये हाफ इस हाफ के आइडेंटिकल नहीं है, यह हाफ इस हाफ के सुपर इम्पोजिबल नहीं है, इसलिए क्या होगा, एंटी एसिमेट्रिक हो जाएगा। तो C2 सिमेट्री इज एसिमेट्रिक। अब हम इसको ओरिजिनल रख देते हैं, जैसे पहले था वैसे बना देते हैं। एक बार क्योंकि मिटा के समझाना था इसलिए बता दिया। अब इसमें चलिए सिमेट्री देखिए, अगर हम यहाँ पर मिरर रखें तो यह हाफ इसके हाफ के आइडेंटिकल नहीं है, यह हाफ इस हाफ के सुपर इम्पोजिबल नहीं है, इसलिए मिरर प्लेन सिमेट्री क्या होगी, एसिमेट्रिक हो जाएगा। और C2 सिमेट्री देख लीजिए, 180 डिग्री घुमाएंगे तो शेडेड जो लोग हैं ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर चला जाएगा तो फिर दो इक्वल हाफ हो जाएंगे और हाफ दूसरे हाफ के सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब इसमें चर्चा करनी नहीं है क्योंकि इसमें इसकी सिमेट्री की चर्चा कर लेनी है। अगर हम इसको ऐसे कर दें तो देखिए हाफ इस हाफ के आइडेंटिकल है, ऐसे कर देंगे सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा, तो इसके अंदर सिमेट्री है। और इसको अगर 180 डिग्री घटा चढ़ा वो कर दें तो सिमेट्री खत्म हो जाएगी, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। इसमें क्या है, C2 सिमेट्री क्या है, इसकी मिरर प्लेन सिमेट्री, अगर मिरर रखें तो दो इक्वल हाफ नहीं बनते हैं, इसलिए एसिमेट्रिक हो जाएगा। यह Psi4 का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है एसिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन C2 में क्या होगा, जब इसको हम उल्टा कर देंगे, उलट करके देखेंगे तो ये हाफ इस हाफ के आइडेंटिकल हो जाएगा, तो इसमें कहेंगे कि ये सिमेट्री है। तो हमने सिमेट्री भी आपको बता दिया, तो आपको मैंने बता दिया सिमेट्री भी बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता दिया, बॉन्डिंग मल्टी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बता दिया। अब क्या करना है कि हम थर्मल को दिखाने के लिए फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। थर्मल कंडीशन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे, ऐसे, तो ये होमो बोला जाता है। होमो थर्मल कंडीशन में Psi2 होमो है। अंडर थर्मल कंडीशन Psi2 जो है होमो लिखेंगे इसे, इन थर्मल कंडीशन दिस इज Psi2 इज होमो है। होमो का मतलब हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस केस में अंडर थर्मल कंडीशन ये डेल्टा जो दिखाई दे रहा है, त्रिभुजाकार जो दिखाई दे रहा है, ये इसका होमो है और ये इसका लूमो है, लूमो। तो अब Psi2 तो होमो हो गया और Psi3 क्या हो जाएगा, तो Psi3 का जगह तो इसी में बना देता हूँ, Psi3 इज लूमो। Psi3 इज लूमो। लूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्युपाइड, लोएस्ट अनऑक्युपाइड, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए अनऑक्युपाइड ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब इसको एनर्जी दी जाएगी, इसको एनर्जी दी जाएगी तो ये प्रमोट करके दूसरे में चला जाएगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा जब इसको ये न्यू एनर्जी देंगे। तो अब ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो फोटोकेमिकल कंडीशन में ये इसका होमो हो जाएगा, होमो, या इसको सोमो भी बोलते हैं। सोमो का मतलब सिंगली ऑक्युपाइड, ये जो है यस का मतलब होता है सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि एक ही है, सिंगली ऑक्युपाइड होमो हो गया इसका। अब सिंगली ऑक्युपाइड है तो ये उसका होमो हो गया, क्योंकि अपर होना चाहिए, और यहाँ का लूमो जो है, यहाँ पर ये इसका लूमो है, तो इसका ये लूमो ये हो गया। अब यहाँ पर आपको बताना है कि फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या है। तो इन फोटोकेमिकल कंडीशन में
होमो कौन सा है? साई3 है, साई3 होमो जैसे लिख रहा है, या सोमो भी बोलते हैं। और साई4 क्या है? लूमो, साई4 लूमो। अब इससे आपको एनर्जी का भी पता चल जाएगा कि एनर्जी है ही है, ये सब मैंने बता दिया किसकी एनर्जी कैसे है। इस तरह से होमो का लूमो का पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी और क्लियर समझा देंगे। थैंक यू वेरी मच।